दोस्तों, डैफोडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश कुमार सौ। आज हमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, और हमने वर्ण विचार के बारे में वर्णों के जो भेद पढ़े हैं दो, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर के बारे में हमने ये पढ़ा है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियाँ हैं वे स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं, और स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियाँ हैं वे व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके बाद हमने वर्णों के जो भेद हैं उनमें स्वर व्यंजनों की जो संख्या है इसके बारे में ये पढ़ा है। स्वर 11 हैं, और मूल व्यंजनों की बात करें तो मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। इसके बाद हमने स्वरों का विभाजन पढ़ लिया था। विभाजन हमने 8 प्रकार से पढ़ा है। एक स्वरों का विभाजन हमने मात्रा काल के आधार पर पढ़ा है, एक की उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा है, एक उच्चारण के आधार पर पढ़ा है, एक जीव्या की स्थिति के आधार पर पढ़ा है, एक होठों की गोलाई के आधार पर पढ़ा है, एक मुख आकृति के आधार पर पढ़ा है, जाति के आधार पर भी पढ़ा है, उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा है। इस प्रकार हमने पिछले वीडियो के अंदर स्वरों का जो विभाजन है वो वर्गीकरण पूरा पढ़ लिया है। आज हम वर्ण का जो दूसरा जो भेद है, स्वर के बाद में दूसरा जो भेद है व्यंजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या है, और इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। व्यंजन शब्द की यदि विभाजन करें तो यहाँ पर वे उपसर्ग प्लस में मूल शब्द की बात करें तो यहाँ पर मूल शब्द है अंजन। अंजन का अर्थ आपको पूछे तो अंजन का अर्थ क्या होता है? काजल होता है। व्यंजन शब्द की यदि व्याख्या करें तो वी प्लस में अंजन के योग से ये शब्द बना है। अंजन का अर्थ क्या होता है? काजल होता है। और यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है? यण स्वर संधि हो रही है। संधि कौन सी है? यण स्वर संधि। इसके बाद में व्यंजन की परिभाषा देखें। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन वे वर्ण ध्वनियां हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होती है, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां हैं वो ध्वनियां क्या कहलाती है? व्यंजन ध्वनियां कहलाती है। तो परिभाषा के रूप में हमने देखें तो स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली वर्ण ध्वनियां है वो क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि मूल जो व्यंजन है, मूल व्यंजनों की हम बात करें तो मूल जो व्यंजन है वो कितने हैं? 33 है। इन 33 मूल व्यंजनों को 3 श्रेणियों या 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों की हम बात करें, एक हमने पढ़ा है सप्रश व्यंजन, एक है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा जो प्रकार है वो है ऊष्म व्यंजन। कि व्यंजनों का जो विभाजन है, मूल 33 जो व्यंजन है इन्हें 3 श्रेणियों में या 3 भागों में बांटा गया है। सप्रश व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनकी यदि हम संख्या की बात करें तो सप्रश व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बात करें, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या देखें तो इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। सप्रश जो व्यंजन है 25 वो है कौन कौन से? तो ये कै से लेकर मै तक 2 वर्ण है। कै से लेकर मै तक जो 5 जो वर्ग है, ये जो वर्ण है वो कै से लेकर मै तक ये क्या कहलाते हैं? सप्रश व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों के बारे में देखें तो एक ये रे, ले और वे, ये 4 जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और श, से और है, ये 4 जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार व्यंजन की परिभाषा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां व्यंजन ध्वनियां कहलाती है। मूल व्यंजनों की बात करें तो मूल व्यंजन कितने हैं? 33 है। इन्हें 3 श्रेणियों या 3 भागों में बांटा गया है, सप्रश, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजनों का जो वर्गीकरण है। व्यंजनों का यदि वर्गीकरण की बात करें, व्यंजनों का
वर्गीकरण। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से दो प्रकार से किया गया है। दो प्रकार हैं कौन कौन से? एक तो हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। दो प्रकार में हम पहला पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। देखो उच्चारण स्थान से तात्पर्य क्या है कि जब हम वर्णों का जो उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमारे मुख के जो अवयव हैं, जो प्राणवायु है वो मुख से जब उच्चारित होती है तो मुख के जो अवयव है, जो कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है या होस्ट है, वहां पर कहीं ना कहीं क्या होता है, स्पर्श होता है और वहां पर अवरोध या रुकावट के बाद में मुख से ध्वनि उच्चारित होती है। तो जो भी वर्ण का आप उच्चारण करते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख के जो अवयव या मुख के जो भी अंग है, जो अंग अधिक प्रभावित होता है, वही अंग उस वर्ण का क्या मान लिया जाता है, उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। तो इस प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर एक तो वर्गीकरण किया गया है। जिस प्रकार क वर्ग है वो क्या है, कंठ है, इस प्रकार हम क ख इनका उच्चारण करते हैं तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो मुख्य अंग या अवयव है वो कौन सा है, कंठ है। तो इसलिए क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या मान लिया गया है, कंठ मान लिया गया है। तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है एक तो हम किसके आधार पर पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। दूसरा जो वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। अब प्रयत्न से तात्पर्य क्या है कि जब हम वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख अवयवों को जो प्रयास करना पड़ता है उस प्रयास को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और एक इसके आधार पर किया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। आज हम पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला बिंदु हमारा रहेगा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला टॉपिक लिखो आप, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है। देखो उच्चारण स्थान की हम बात करें तो उच्चारण स्थान एक उच्चारण स्थान हो गया, एक उच्चारित वर्ण हो गए, एक इसका सूत्र के रूप में, और उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं। यदि हम देखें उच्चारण स्थान की हम बात करें, उच्चारण स्थान तो पहला जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, कंठ माना जाता है। पहला जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, कंठ माना जाता है। और कंठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं, कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। यदि वर्णों के हम नाम की बात करें कि उच्चारित जो वर्ण है उनका नाम क्या है, तो नाम की बात करें तो वर्ण वो वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। उच्चारण स्थान हो गया कंठ, उच्चारित जो वर्ण है वो क्या हो गए, कंठ्य वर्ण। और हम सूत्र के रूप में देखें तो एक सूत्र है ए कुह विसर्ग। संस्कृत के अंदर ए कुह विसर्ग नाम है कंठ्य, इस प्रकार सूत्र है। हम याद करने के लिए इसमें याद रखेंगे ए कुह विसर्ग। ये जो जितने भी वर्ण है इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, कंठ्य माना जाता है। कौन सा माना जाता है, कंठ्य वर्ण माने जाते हैं। तो हम ए से देखें तो ऐसे तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ए और आ, ऐसे तात्पर्य यहाँ पर ये हो गया ए और आ जो स्वर है उनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ्य है। उ से तात्पर्य ये है कि कै वर्ग जो पूरा है, पांचों जो वर्ग है वर्ण है उनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, कंठ्य माना जाता है। तो कु से तात्पर्य ये है कि कै वर्ग आ गया। इसके बाद में एक वर्ण कौन सा आ गया, है आ गया, और एक कौन सा आ गया, विसर्ग आ गया। इस प्रकार ए आ, कै वर्ग पूरा, है और विसर्ग, ये जो वर्ण है इनका जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, कंठ माना जाता है। और यहां से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ्य कहलाते हैं। कंठ के बाद में दूसरा जो उच्चारण स्थान है वो दूसरा उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। दूसरा उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। और यहां से जो उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं।
कौन से वर्ण कहलाते हैं? तालव्य वर्ण कहलाते हैं। याद रखने के लिए सूत्र के रूप में देखें तो एक सूत्र है इचु यस है, नाम है तालव्य इस प्रकार इचु यस है। अब ई से तात्पर्य हमारे पास ये है कि ई और ई जो स्वर है, ई और ई, इन स्वरों का जो उच्चारण है, उच्चारण स्थान के आधार पर इन्हें क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। और जब ई और ई का उच्चारण स्थान हम करते हैं तो सबसे प्रभावित होने वाला जो भाग है वो हमारी जो जिह्वा कान सप्रेस करती है, तालु के करती है। तो ई और ई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है? तालव्य माना जाता है। चू से तात्पर्य ये है कि च वर्ग जो पूरा है, पांचों जो वर्ण है इसके अंदर च वर्ग पूरा है, इसका उच्चारण स्थान भी क्या माना जाता है? तालु माना जाता है। और इसके बाद में एक वर्ण हमारे पास है ये और एक स। ये जो वर्ण है वो उच्चारण स्थान के आधार पर ये वर्ण क्या माने जाते हैं? तालव्य वर्ण माने जाते हैं। और उच्चारण स्थान पूछे तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। कंठ, तालु। तीसरा जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा मतलब हमारे जो मसूड़े हैं, और जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो मसूड़ों के स्पर्श करती है, इसलिए ये जो वर्ण है ये वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ये जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। और सूत्र के रूप में देखें तो इसका एक सूत्र है रेटु रस है। रेटु रस है, नाम है मूर्धन्य इस प्रकार है। तो हम री से जो समझेंगे, री से तात्पर्य ये है कि री जो स्वर है, री स्वर का आपको उच्चारण के आधार पर पूछेंगे कौन सा स्वर है, तो री का जो उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। और उच्चारण स्थान कौन सा? इसका मूर्धा है। टू से तात्पर्य ये है कि ट वर्ग पूरा, ट वर्ग के अंदर जो पांचों जो वर्ण है इनका जो उच्चारण स्थान है वो भी क्या माना जाता है? मूर्धा माना जाता है। इसके बाद में एक वर्ण हमारे पास है रे, रे का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। और ये श, इस श का उच्चारण स्थान भी क्या है? मूर्धा है। इसके बाद में कंठ, तालु, मूर्धा। चौथा जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत है, दंत। और यहां से जो उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो वर्ण क्या कहलाते हैं? दंत्य वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? दंत्य वर्ण कहलाते हैं। इसके लिए आपको एक नाम याद रखना है, तुलस या तुलसी। याद रखने के लिए आपको सूत्र के रूप में नाम याद रखना है तुलसी। तो यहाँ पर स्वर कोई है नहीं। वर्ण की बात करें, तू से तात्पर्य ये हो गया तय वर्ग जो पूरा है, पूरा का पूरा जो तय वर्ग है, तय, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? दंत्य माना जाता है। इसके बाद में एक वर्ण हमारे पास ल, और सी से तात्पर्य ये कि जो ये स, तीसरा जो स, इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? दंत्य माना जाता है। अब हम बात करें तीनों स की बात करें तो हमारे पास तीन स आ गए। एक जो स, पहला जो स है वो कौन सा है? तालव्य है। दूसरा जो स है वो कौन सा है? मूर्धन्य है। और तीसरा जो स है वो क्या है? दंत्य है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो तीनों स है वो एक स तालव्य माना जाता है, एक स मूर्धन्य माना जाता है और एक स कौन सा माना जाता है? दंत्य माना जाता है। कई बार इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स ये है कि इनमें में से मूर्धन्य कौन सा स है, तालव्य स कौन सा है और दंत्य स कौन सा है। तो ये पहला मूर्धन्य स है, ये दूसरा जो स है वो कौन मूर्धन्य स है, पहला कौन सा है? तालव्य, और तीसरा जो स है वो कौन सा है? दंत्य स है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर देखें तो एक कंठ हो गया, एक तालु है, एक मूर्धा है, एक दंत है। पांचवा जो उच्चारण स्थान है, पांचवें उच्चारण स्थान की बात करें तो पांचवा उच्चारण स्थान कौन सा माना जाता है? होस्ट माना जाता है, होस्ट। और यहां से जो उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो वर्ण क्या कहलाते हैं? होस्टीय वर्ण कहलाते हैं, होस्टीय वर्ण। सूत्र के लिए हम देखें तो आपको एक नाम याद रखना है, उपु। उपु से तात्पर्य ये है, उ से तात्पर्य ये हो गया उ और उ। उ और उ का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? होस्ट है। और पु से तात्पर्य ये है कि पै वर्ग जो पूरा है, पै वर्ग के पांचों जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान भी क्या माना जाता है? होस्ट माना जाता है। तो इस प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर हम देखें जो पांचों जो वर्ग है, पांचों वर्ग के अंदर हम बात करें तो पांचों वर्ण के अंदर हमारे पास सप्रेश व्यंजन आ गए हैं 25 के 25। यदि हम सप्रेश व्यंजनों की बात करें तो यहाँ पर कै वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या आ गया? कंठ है। इसके बाद में यदि हम चै वर्ग की बात करें, चै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। टै वर्ग की बात करें तो टै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और टै वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो तय का कौन सा है? दंत्य है। और आपको पै वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो पै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? होस्ट है। इसके बाद में सप्रेश व्यंजन हमारे पास आ गए हैं। अंतस्थ व्यंजनों की बात करें
तो अंतस्थ व्यंजन के अंदर एक तो हमारे पास ये है, ये के बारे में पूछे तो ये जो ध्वनि है वो कौन सी है, तालु है, तालव्य है। और ये के बाद में यदि आपको रे के बारे में पूछे तो रे कौन सा है, मूर्धन्य है। और ले की बात करें तो ले कौन सा है, दंत्य है। इसके अंदर ये रे, ले और वे। इसके अंदर देखें हम ये रे ले, ये रे ले के अंदर एक वर्ण और रह गया हमारे पास, और वह कौन सा रह गया, वह रह गया, वह का उच्चारण स्थान नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें से है के अंदर, तो पहला से हमारे पास एक तालव्य से आ गया, एक मूर्धन्य से आ गया और एक दंत्य से आ गया। और है की हम बात करें तो है का जो उच्चारण स्थान वो क्या है, यहाँ पर कंठ है। तो उस व्यंजन हमारे पास चारों आ गए। स्वरों की हम बात करें तो ए और आ स्वर उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। ई और ई स्वर का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। रे का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है, होस्ट है। अब यदि हम मूल 44 वर्णों के अंदर उच्चारण स्थान की हम बात करें तो इसके अंदर 25 सप्रस व्यंजन भी आ गए हैं और 4 उत्सव व्यंजन भी आ गए हैं और 3 अंतस्थ व्यंजन आ गए हैं और कुछ स्वर भी आ गए हैं। शेष जो वर्ण है उनको हम देखें तो स्वरों के अंदर एक तो हमारे पास ए, एक आई रह गया, एक ओ रह गया और एक औ रह गया। और व्यंजनों में यदि हम बात करें तो व्यंजनों में हमारे पास एक वर्ण कौन सा रह गया, वह रह गया। तो उच्चारण स्थान के आधार पर देख रहे हैं, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया और होस्ट हो गया। अगला जो है छठा, छठा जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ। छठा उच्चारण स्थान की बात करें तो इसके अंदर जब वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो 2 अंग प्रभावित होते हैं, एक तो दंत और दूसरा है होस्ट। जब यहाँ पर संधि करेंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। तो उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, दंतोष्ठ या दंतोष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। इनमें आपको वर्ण पूछे दंतोष्ठीय वर्ण कौन सा है तो एक वर्ण है, वो वर्ण कौन सा है, वह। उच्चारण स्थान के आधार पर जो वह और ये वह वर्ण है वो कौन सा माना जाता है, दंतोष्ठीय माना जाता है। कि जब हम वह वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ये जो उच्चारण स्थान दंत और होस्ट, नीचे का होठ और दांत है, ये दोनों अंग प्रभावित होते हैं और उच्चारण करते समय, इसलिए वह का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, दंतोष्ठीय माना जाता है। दंतोष्ठ हो गया। इसके बाद में 7वां उच्चारण स्थान हम करें तो 7वां उच्चारण स्थान एक तो है कंठ, प्लस में एक अंग है तालु। कंठ और तालु, यहां से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। अब कंठ तालव्य वर्ण है कौन कौन सी और कितने हैं, तो कंठ तालव्य वर्णों की आपको संख्या पूछे तो ये संख्या कितनी है, 2 है। जब हमने स्वरों का जो विभाजन किया था तो स्वरों के विभाजन में हमने ये बात पढ़ी थी कि ए और ऐ जो स्वर है, ए और ऐ जो स्वर है, एक तो ए स्वर है और एक कौन सा है, ऐ है। यहाँ पर ए जो स्वर है ये ए प्लस में ई के योग से बना है, ए और ई के योग से बना है। ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया और ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। तो ये दोनों जो वर्ण है वो दो उच्चारण स्थान इनके माने जाते हैं। तो यहाँ पर कंठ और तालु, तो उच्चारण होने वाले ये वर्ण है, वर्ण क्या कहलाएंगे, कंठ तालव्य कहलाएंगे। तो उच्चारण स्थान के आधार पर आपको पूछे तो ए और ऐ वर्ण है, ए और ऐ जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, कंठ तालु माना जाता है और ये वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगला जो वर्गीकरण है इसके अंदर भी 2 अंग प्रभावित होंगे और 2 अंग हैं कौन कौन से, एक तो है कंठ और दूसरा है होस्ट। कंठ और होस्ट, इसमें संधि करेंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। और यहां से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, कंठोष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, कंठोष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। इनकी यदि आपको संख्या पूछे तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। हमने ये भी पढ़ा है कि स्वरों के अंदर जो ये ओ वर्ण है, ये ओ स्वर का ये ए और उ के योग से बना है। किसके योग से, ए और उ के योग से। जब हम गुण संधि के अंदर पढ़ेंगे ए और उ दोनों स्वर आपस में मिलते हैं तो ये ओ स्वर की रचना होती है। तो यहाँ पर ए का जो उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया और उ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, होस्ट है। तो जब हम ओ और औ का जब उच्चारण करते हैं तो मुख्य हमारे 2 अवयव प्रभावित होते हैं, एक तो कंठ, दूसरा कौन सा है, होस्ट है। और यहाँ से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठोष्ठीय कहलाते हैं। और ये दोनों वर्ण हैं कौन कौन से, एक तो हो गया ओ हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, औ हो गया।
इस प्रकार यदि हम उच्चारण स्थानों की बात करें तो हमने 8 उच्चारण स्थान पढ़ लिए हैं, और 8 हैं कौन कौन से? एक हमने कंठ पढ़ लिया है, एक तालु हो गया है, एक मुर्दा हो गया है, एक दंत हो गया है, एक होस्ट हो गया है, एक दंतोष्ट हो गया है, एक कंठ तालव्य हो गया है, और एक कौन सा हो गया है? कंठोष्ट हो गया है। अगला जो है नौवां विभाजन हम जो पढ़ेंगे, और नौवां जो विभाजन है वो कौन सा है? नासिक है, नासिक। और यहां से उच्चारित होने वाले वर्ण है वो नासिकीय वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? नासिकीय वर्ण कहलाते हैं। ये नासिकीय वर्ण है कौन कौन से? तो इसकी हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम जो वर्ण है उसका जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण स्थान उसका मूल रूप से उसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? नासिक माना जाता है। ये पंच वर्ण है कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण न और ये मैं, ये 5 जो वर्ण है इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण स्थान मूल रूप से क्या माना जाता है? नासिक माना जाता है, क्योंकि इन पंचम वर्णों को अनुस्वार के रूप में भी लिखा जाता है, और अनुस्वार वो ध्वनि है जिसका उच्चारण किससे किया जाता है? नाक से किया जाता है। इसलिए उच्चारण स्थान के आधार पर देखें तो ये क्या है? नासिक, और ये वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं। अब देखो यहाँ से जो प्रश्न ये बनता है कि ये जो पंचम वर्ण है इनके दो उच्चारण स्थान हो गए हैं। एक तो ये अपने मूल वर्गों के साथ बोले जाते हैं, ये अंग है, इसका उच्चारण स्थान कै वर्ग भी माना जाता है और नासिक भी माना जाता है, ये कंठे भी है, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, नासिक भी है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है और नासिक भी है। इसका उच्चारण स्थान दंत और नासिक है, और इसका कौन सा है? होस्ट और नासिक है। इस प्रकार ये दो 5 जो वर्ण है इनके दो उच्चारण स्थान हो गए हैं। अब बात ये है कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और इसका हमें उत्तर किस प्रकार देना है। यदि आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाए कि प्रश्न आपको ये दे रखा है कि न का उच्चारण स्थान है, न का उच्चारण स्थान है, न का उच्चारण स्थान है ये दे रखा है, और ए के अंदर आपको दे रखा है कंठ, बी के अंदर दे रखा है आपको तालु, सी में आपको दे रखा है दंत, और डी में दे रखा है मुर्दा। 4 आपको उच्चारण स्थान दे रखे हैं, और प्रश्न ये पूछा गया है कि न का उच्चारण स्थान क्या है। तो न का उच्चारण स्थान न तो कंठे है, न तालु है, न यहाँ पर क्या है? मुर्दा है। तो यहाँ पर न का जो उच्चारण स्थान है वो अपने पंचम वर्ग के साथ ये बोला जाएगा, तो ये तय वर्ग के साथ आता है, और तय वर्ग का जो उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? दंत माना जाता है, और ये वर्ण क्या कहलाते हैं? दंतीय वर्ण कहलाते हैं। तो ये जो न का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। इस प्रकार यदि आपको ऑप्शन दे रखे हैं कंठ, तालु, दंत और मुर्दा, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? दंत रहेगा। यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न यही दे रखा है न का उच्चारण स्थान क्या है, और अब की बार ऑप्शन ये दे दिए, एक में आपको कंठ दे रखा है, बी के अंदर नासिक दे रखा है, सी के अंदर आपको मुर्दा दे रखा है, और डी के अंदर आपको तालु दे रखा है, और आपको प्रश्न ये पूछा गया है कि न का उच्चारण स्थान क्या है। अब न का उच्चारण स्थान देखें तो न कंठे भी नहीं है, मुर्दा भी नहीं है, तालु भी नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि ये जो पंचम जो वर्ण है इनका एक उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? मूल रूप से ये नासिक वर्ण है, अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं, तो नासिकीय वर्ण है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? नासिक भी माना जाता है। तो इस प्रकार यदि ऑप्शन दे रखे हैं कंठ, नासिक, मुर्दा और तालु, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? नासिक रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार ऑप्शन आए तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या करना है? दंत करना है। इस प्रकार उत्तर आ जाए, ऑप्शन आ जाए, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? नासिक रहेगा। अब तीसरे ऑप्शन की हम बात करें, प्रश्न हमारे पास यही है कि न का उच्चारण स्थान क्या है, और ऑप्शन आपको ये दे रखा है, एक में आपको तालु दे रखा है, बी के अंदर आपको दंत दे रखा है, सी में आपको होस्ट दे रखा है, और डी में आपको नासिक दे रखा है। उच्चारण स्थान की हम बात करें तो आपको प्रश्न ये पूछा गया है कि न का उच्चारण स्थान क्या है, और 4 ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हैं, ए के अंदर तालु, दंत, होस्ट और नासिक। अब देखो हमने न का उच्चारण स्थान पंचम वर्णों में ये पढ़ा है कि ये अपने वर्गों के साथ इनका उच्चारण होता है, तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? दंत माना जाता है, इसलिए वर्ण क्या है? दंतीय भी है।
और एक उच्चारण स्थान हमने क्या पढ़ा है, इसका नासिक भी पढ़ा है। और परीक्षा के अंदर दोनों ऑप्शन एक साथ दे रखे हैं। अब विद्यार्थी के सामने समस्या यह है कि हम दंत करें या नासिक करें। तब आपको ध्यान में यह रखना है कि परीक्षा के अंदर यदि दोनों विकल्प एक साथ हों तो जो आपको प्राथमिकता देनी है वो किसको देनी है, नासिक वर्ग को देनी है। किसको देनी है, नासिक, क्योंकि मूल रूप से इसका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा माना जाता है, नासिक माना जाता है। तो इस प्रकार यदि आपके ऑप्शन आ जाए तालु, दंत, होस्ट और नासिक और नए का आपको उच्चारण स्थान पूछा है तो दोनों ऑप्शन यदि एक साथ हो तो आपको प्राथमिकता किस वर्ग को देनी है, नासिक को देनी है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर ये जो न या मैं या कै च इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है। तो हमने उच्चारण स्थान के आधार पर एक कंठ पढ़ लिया है, एक तालु पढ़ लिया है, एक मुर्दा पढ़ लिया है और एक दंत पढ़ लिया और एक कौन सा हो गया, होस्ट हो गया। इसके अलावा एक हमने दंतोष्ट पढ़ लिया है और एक कंठ तालव्य हो गया है और एक कंठोष्ट हो गया और अगला जो एक वर्गीकरण हमने कौन सा पढ़ लिया, नासिक पढ़ लिया। प्राचीन व्याकरण के अंदर या संस्कृत के आधार पर देखें तो इस प्रकार ये मूल रूप से 9 रूप से ये क्या किया गया, विभाजन किया गया है, कंठ, तालु, मुर्दा और दंत। लेकिन हिंदी के अंदर कुछ परिवर्तन किया गया है और आधुनिक वर्गीकरण की हम बात करें तो यहाँ पर आगे 2 वर्गीकरण और किए गए हैं। हम 2 वर्गीकरणों की बात करते हैं। 2 वर्गीकरण कौन कौन से हैं। 9 वर्गीकरण के बाद में एक जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, काकल माना जाता है। कौन सा माना जाता है, काकल। तो कोमल जो कंठ, काकल माना जाता है। और यहाँ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, काकलीय वर्ण कहलाते हैं। कौन सा वर्ण कहलाता है, काकलीय वर्ण कहलाता है। अब काकलीय वर्ण है कौन सा, तो आपको पूछे तो है का जो उच्चारण स्थान है वो है का उच्चारण स्थान आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर ये है वर्ण क्या माना जाता है, काकलीय माना जाता है। अब है के भी 2 उच्चारण स्थान हो चुके हैं और दय उच्चारण के पूछे तो एक तो कौन सा हो गया, कंठ हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, काकलीय हो गया। यदि आपको कंठ वाला दे रखा है तो उच्चारण स्थान कौन सा करना है, कंठ करना है। और कंठ और काकलीय दे रखा है तो है का उच्चारण स्थान कौन सा करना है, काकलीय करना है। तो आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार है का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, काकल माना जाता है। और यहाँ से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वो क्या कहलाता है, काकलीय वर्ण कहलाता है। एक उच्चारण स्थान और है जिसका नाम है वर्तश और यहाँ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, वर्तस्य वर्ण कहलाते हैं। ये वर्तस्य वर्ण है कौन कौन से, जब इनका हम वर्ण करते हैं, उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीव है, तालु और मसूड़े का जो भाग है, मध्य का भाग है, वहां पर स्पर्श करती है और ये जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, वर्तस्य वर्ण कहलाते हैं। वर्तस्य वर्ण है कौन कौन से, इसके अंदर एक न, एक श, एक ल और एक र और एक जय। ये 5 जो वर्ण है, ये 5 जो वर्ण है वो उच्चारण के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार ये वर्ण क्या कहलाते हैं, वर्तस्य कहलाते हैं। अब न के उच्चारण स्थान 3 उच्चारण स्थान हो चुके हैं। न अपने मूल वर्ग के साथ बोला जाएगा तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंतीय भी है। मूल रूप से इसका जो उच्चारण स्थान हमने क्या पढ़ा है, नासिक पढ़ा है। और आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार न का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, वर्तस्य भी माना जाता है। तीनों ऑप्शन परीक्षा में एक साथ हो तो आपको कौन सा करना है, नासिक वर्ग को क्या देनी है, प्राथमिकता देनी है। बाकी यहाँ पर आधुनिक वर्गीकरण के द्वारा यदि आपको ये पूछे वर्तस्य वर्ण कौन से हैं तो न यहाँ पर कौन सा है, वर्तस्य है। स कौन सा है, वर्तस्य है। ल कौन सा है, वर्तस्य है। और र कौन सा है, वर्तस्य है। और जय कौन सा है, वर्तस्य है। तो आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार 2 भेद और किए गए, एक तो काकलीय हो गया और एक कौन सा हो गया, वर्तस्य हो गया। तो इस प्रकार हमारा व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, व्यंजनों का वर्गीकरण हमने 2 भेद पढ़े और पहला हमने उच्चारण स्थान पढ़ा था, उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान के आधार पर हमने जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण हमने मूल रूप से 9 पढ़ लिए और 2 हमने आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर पढ़ लिए। एक तो काकल वर्ग हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, वर्तस्य हो गया। अब हमने ये पढ़ा है कि व्यंजनों का वर्गीकरण एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है और एक प्रयत्न विधि के आधार पर किया गया है। अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है कि प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं। तो हम प्रयत्न विधि के आधार पर देखें हैं प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो दूसरा हेडिंग आप डालो प्रयत्न विधि के आधार पर। व्यंजनों का दूसरा है वो है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न से तात्पर्य यही है कि जब हम वर्णों का जो उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख अवयवों को जो प्रयास करना पड़ता है उस प्रयास को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न के आधार पर इसके आगे 3 उपभेद किए गए हैं, 3
उपभेद किए गए हैं। 3 उपभेद हैं कौन कौन से? 3 उपभेदों की हम बात करें तो एक आधार रखा गया है स्वर-तंत्रियों में कंपन के आधार पर। एक तो हम पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, कंपन कह सकते हैं, गूंज कह सकते हैं, या नाद के आधार पर। कंपन, गूंज या नाद, इससे तात्पर्य ये है कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय हमारे मुख अवयव के अंदर जो स्वर तंत्रियां होती है उनमें कहीं न कहीं क्या होता है, कंपन होता है। कहीं पर कंपन कम होता है, कहीं पर कंपन अधिक होता है। इसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है वर्णों का। तो स्वर तंत्रियों के में कंपन के या गूंज या नाद के आधार पर, इसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से हम पढ़ेंगे। इस स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज के या नाद के आधार पर व्यंजन कौन कौन से हैं? घोष है और एक कौन से हैं? अघोष है। दूसरा जो आधार माना गया है, दूसरा है प्राणवायु का आधार माना गया है। प्राणवायु के आधार पर या श्वास वायु या प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। अब प्राणवायु से तात्पर्य ये है कि जब हम वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो प्राणवायु जो निकलती है कम या अधिक मात्रा में, इसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं, और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है वो कौन से कहलाते हैं? अलप्राण कहलाते हैं। तो प्राणवायु के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया है, जो उपभेद किया गया है, वो कितने प्रकार से हम पढ़ेंगे? 2 प्रकार से पढ़ेंगे। तो प्रयत्न विधि के आधार पर आगे 3 उपभेद किए गए। एक तो आधार माना गया है स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज या नाद। दूसरा जो आधार माना गया वो क्या माना गया है? प्राणवायु के आधार पर माना गया है। और तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर है? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। उच्चारण स्थान अलग है, हमने अभी उच्चारण स्थान पढ़ा था, वो अलग है और उच्चारण अलग है। उच्चारण स्थान से तात्पर्य तो ये हो गया जो कंठ के जो अवयव हैं, जो अंग प्रभावित होता है वो क्या हो गया? उच्चारण स्थान हो गया। और इनका उच्चारण किस प्रकार होता है? स्पर्श, प्रसी, नासिक, किस प्रकार इसका हम क्या पढ़ेंगे? उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे। और उच्चारण के आधार पर इनका आगे विभाजन किया गया है, वो कितने प्रकार हम पढ़ेंगे? 8 प्रकार पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर इनका विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? 8 प्रकार से किया गया है। तो इस प्रकार प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसके जो आधार रखे गए हैं, कितने आधार रखे गए हैं? 3 रखे गए हैं। एक तो हो गया स्वर तंत्रियों में कंपन हो गया, और एक प्राणवायु का आधार हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? उच्चारण का आधार हो गया। स्वर तंत्रियों में कंपन, गूंज या नाद के आधार पर इसके जो भेद है वो कितने हो गए? 2 हो गए। और प्राणवायु के आधार पर इसके जो भेद है वो कितने हो गए? 2 हो गए। और उच्चारण के आधार पर इसके जो भेद है वो कितने हो गए? 8 हो गए। इस प्रकार पूरा का पूरा व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे, स्वर तंत्रियों में कंपन, प्राणवायु और उच्चारण के आधार पर। ये जो वर्गीकरण है हम कल आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया है। धन्यवाद।